नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ब्रांड न्यू चैप्टर में। बच्चों, हम लोग ने वेक्टर्स पढ़ लिया, हम लोग ने काइनेमैटिक्स पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन सब कुछ पढ़ लिया। आज बारी है न्यू चैप्टर की, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड चैप्टर है हम लोग का लॉज ऑफ मोशन इस सीरीज का, जहां पे हम लोग बच्चों जानेंगे आज इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में कि फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग दो न्यूटन्स के लॉज भी पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाओ, पेन पेपर लेके स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। लॉज ऑफ मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आने वाले कई चैप्टर्स में आप लोग को एकदम प्रोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो बच्चों, फोर्स क्या होता है। फोर्स सबसे पहले हम लोग का पॉइंट चलेगा लॉज ऑफ मोशन जानने से पहले, क्योंकि ये फोर्स के अराउंड घूमता है, एक्सेलरेशन के अराउंड घूमता है, तो फोर्स हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो हम लोग ने बचपन में यार एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ा था, बहुत लेमन टर्म्स में, पुश और पुल। ठीक है, पुश या पुल। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी चीज में अगर आप लोग एक पुशिंग या पुलिंग नेचर आपको दिख रहा है तो वो फोर्स है। ठीक है, तो ये काफी जनरल स्टेटमेंट है, हम लोग इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, और इनफैक्ट हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी रिलेट करेंगे कि फोर्स का मतलब क्या होता है। एनीवे हम लोग का बेसिक आइडिया स्टार्टिंग में अगर आप लोग याद रखो, ठीक है, तो पुश एंड पुल एक नेचर होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, वो फोर्स के द्वारा होता है, एनी कॉज्ड बाय पुश और पुल। ठीक है, जिससे क्या होता है बेसिकली या एक्शन या रिएक्शन जिससे हम लोग को मिले। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये हम लोग का बेसिक डेफिनेशन है। तो ये हम लोग का पहला चीज हो गया, इसको हम लोग डिटेल्ड अभी हम आगे भी देखेंगे। बट सेकंड बच्चों हम लोग का पॉइंट आता है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इनर्शिया भी हम लोग को जानना जरूरी है। मे बी आप लोग ने पहली बार ये टर्म सुना होगा, ठीक है, बट आपको समय के साथ ये बहुत इससे आप फेमिलियर हो जाओगे। देखो, इनर्शिया क्या होता है ना कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट मोशन। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो आपके टेबल पे कोई बुक रखा है, जैसे मान लो आपका ये स्टडी टेबल है, उसमें हम लोग का एक बुक रखा है, ठीक है, या कुछ भी रखा है, लेट्स से पेन रखा है या एक फ्लावर पॉट रखा है। ठीक है, कुछ भी है, तो ये क्या है, यहां से हिलेगा नहीं, राइट। अगर ये रुका हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक है, यहाँ पे रेस्ट पे है, तो वो खुद से वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इस प्रॉपर्टी है इस बॉडी का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स से ये स्क्वायर ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, व्हील हो सकता है। अगर इसको हम लोग थोड़ी सी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें तो एक्चुअली क्या होगा ना, ये इसी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, सीन क्या है कि बच्चों अगर इस वेलोसिटी को मेंटेन करेगा तो क्या होगा कि ये रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो ये मोशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्ट में बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैं अभी लेट्स से मैं कॉइन है उसको ही मैं मोशन में डाल दूं, ठीक है, तो लेकिन वो समय के साथ रुक जाता है। ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन है बच्चों, क्योंकि उसमें बेसिकली एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स लग जाता है जो इसके इनर्शिया को ब्रेक कर देता है। मान लो ये फ्रिक्शन नहीं होता है ना, तो अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे उसको मूव कर देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं रुकता, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो व्हील हो, चाहे वो स्क्वायर ब्लॉक हो। इसी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट इन आइदर रेस्ट और मोशन, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या है, इट्स नथिंग बट एन एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी भी चीज पे कुछ एक्शन हो रहा है तो वो फोर्स के कारण हो रहा है, किसी चीज का रिएक्शन निकल के आ रहा है वो फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन पे हम लोग ने ऑलरेडी काफी बढ़िया डिस्कशन किया है। आप लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर देख लो, लेक्चर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोग को पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अगर भी थोड़ा सा डाउट है तो। ठीक है, तो इनर्शिया हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं वो प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, कहने का मतलब लेट्स से एक टेबल मान लेते हैं, उस पर लेट्स से हम लोग का 1 kg का बुक है, राइट, 1 kg का बुक है। उसी तरह से मैं बात करूं कि लेट्स से 10 kg का बुक है, मान लेते हैं बहुत सारे बुक्स हैं, तो इसको हम लोग कम फोर्स के साथ इसका मोशन में ला सकते हैं, बट इसके लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगेगा मोशन में लाने के लिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो इसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है, इनर्शिया इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। यही बेसिक लॉजिक है हम लोग के इनर्शिया का, जो हम लोग को बताता है कि अगर रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इट्स अ टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट इटसेल्फ। या कोई अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आ गया। उस तरह से हम लोग ऑब्वियसली जो भारी चीजें होंगी, जैसे लेट्स से मेटल्स होंगी, ठीक है, मेटल्स भारी होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक से कंपेयर करूं,
ठीक है, प्लास्टिक से कंपेयर करूं, या लेट्स से मैं किसी लिक्विड से भी कंपेयर कर सकता हूं, राइट, लिक्विड से भी कंपेयर कर सकता हूं। तो इसमें क्या होगा कि जो मेटल होगा उसका जो इनर्शिया होगा वो प्लास्टिक से ज्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ मेटल इज हायर देन इनर्शिया ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यार कि इनर्शिया कितने तरह का होता है, ठीक है। इनर्शिया को हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। तो बच्चों बेसिकली इनर्शिया हम लोग का 3 तरह का होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है, बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है। उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। उसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर वो किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी को डायरेक्शन को फॉलो करते रहना चाहेगा। दिस इज अ टेंडेंसी, ठीक है। वो ऐसा मत समझना कि यार वो नॉन लिविंग है या लिविंग थिंग है, ये सबका प्रोबेबिलिटी होता है, सबका बेसिकली टेंडेंसी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग का पहला टाइप ऑफ इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे मान लो 1 kg का बुक है या 1 kg का कुछ भी है, लेट से मैं आप जो भी यूज कर रहे हो, लेट से फोन यूज कर रहे हो, है ना, लैपटॉप यूज कर रहे हो, या किसी आप मोबाइल का कवर यूज कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो, उसके बाद इनफैक्ट आपके स्पेक्टिकल्स हो, चश्मे हो, कंप्यूटर ग्लासेस हो, कुछ भी हो, अगर वो बॉडी अगर रखा हुआ है हम लोग का किसी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु पे, तो वो वैसे ही रहना चाहेगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। उस जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन का भी बहुत एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे पहले मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर और डील कर लूं। जैसे मान लो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब हम लोग का काफी रेस्ट का एग्जांपल है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, राइट, लेट्स से यू आर इन अ व्हीकल, ठीक है, तो व्हीकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो, आप रेस्ट में हो, है ना। जैसे आप मान लो ड्राइव कर रहे हो या आप लोग बैठे हुए हो, है ना, यू आर सीटेड इन दैट व्हीकल। तो क्या है कि जैसे मान लो सीटेड है, तो अचानक क्या होता है कि लेट्स से एक्सेलरेटर पे पाँव लगाता है, एक्सेलरेटर पे आपका पाँव लगता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि आप नोटिस करोगे जैसे एक्सेलरेटर पे पाँव लग रहा है तो यू आर गोइंग लिटरली बैकवर्ड्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा ऐसा टेंडेंसी आएगा सच दैट कि जैसे मान लो एक्सीलरेटर जा रहा हो तो आपका आपका जो बॉडी होगा वो पीछे जाना चाहेगा, है ना, वो आपके सीट के अगेंस्ट जाना चाहेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये क्या है, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, ठीक है, बेसिकली मोशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है। उस वजह से सेकंड क्या है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग का बहुत अच्छा है। सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया है जहां की बोलते हैं कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इज यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है आगे, है ना, तो वो इसी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ते रहेगा अगर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई ना हो, ठीक है ना। लेकिन सिंस आप लोग देखोगे कि अगर मान लो आपने कुछ लेट से किसी फुटबॉल को मारा, राइट, तो वो कुछ देर के बाद रुक जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस होता है, ताकि जो अगर मान लो हवा में जा रहा है वो आपका बॉल, ठीक है, आपका फुटबॉल आपका हवा में जा रहा है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जो उसके इनर्शिया को रेजिस्ट कर रहा है, राइट। या जैसे मान लो किसी फुटबॉल को हवा में आने के बाद आपने ऊपर मारा उसको, ठीक है, उसके बाद फिर वो नीचे आकर के उसके बाद यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस लगा ही, साथ में यहाँ इसका फ्रिक्शन भी लग गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका जो इनर्शिया है वो ब्रेक हो जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है। क्लियर। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक बॉडी है किसी डायरेक्शन में, जैसे 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जाना चाह रहा है तो वो ईस्ट में ही जाते रहेगा। ऐसा नहीं यार कि वो अचानक उसका मन किया वो पीछे मुड़ जाएगा, राइट, उस डायरेक्शन को फॉलो करता रहेगा, मेंटेन द सेम डायरेक्शन और रेजिस्ट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ अपने स्पीड में चेंज को रेजिस्ट करेगा। पोजीशन ऑफ रेस्ट में मतलब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग को बेसिकली ओवरऑल आइडिया बात चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, न्यूटन्स के लॉज को देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूटन्स ने बेसिकली, न्यूटन जो था बंदा, उसने 3 मोशन के लॉज दिए थे, ठीक है, उसने 3 मोशन के लॉज दिए थे जिससे क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो वो क्या क्या लॉज होते हैं हम लोग जानेंगे बच्चों। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ये देखेंगे आज, और ये भी देखेंगे इस वाले थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे, ठीक है। देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बढ़ते हैं यार बिना किसी देरी किए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, जैसे मैंने आपको इनर्शिया बताया उसी से रिलेट करेगा। देखो वो क्या होता है, बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू स्टे in a state of rest or uniform motion in a straight line unless an external agency is applied to change in state, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार में काफी ज्यादा हो रहा है ना, उसको ब्रेक करके, कोई भी अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट हार्ड लगता है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि उसको हम लोग तोड़ के आराम से समझ सके। जैसे देखो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या आता है ना, कि बेसिकली इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इनर्शिया मतलब इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ वही है ये लॉ। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट
रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग का मोशन में है, ठीक है, मोशन में हम लोग का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, वो भी आप लोगों ने हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, वो भी लास्ट क्लास में देख सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन यूनिफॉर्म है, राइट, मतलब बेसिकली इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बेसिकली जो डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर मोशन में जैसे मानोगे तो हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से इनका सिंपली कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है मोशन को, तो उसी को फॉलो करेगा अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल एजेंसी इज अप्लाइड टू चेंज स्टेट, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे मान लो आपका 1 kg का बुक है, वो रेस्ट में, राइट, तो वो चाहे इसको 1 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के लिए छोड़ दो, 50 साल के लिए, 50,000 साल के लिए छोड़ दो, ये ऐसा ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है। जैसे मान लो आपने इसे पुल किया, राइट, लेट्स से मान लो आपने इसे पुल किया, आपने इसे खींचा, तो क्या होगा, ये पहले यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। किसी को कोई डाउट है ना, तो इसने क्या, ये ऑब्वियसली इसने मोशन किया, ये डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, क्यों कर पाया, क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल एजेंसी लगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी लगा। तो इसी एक्सटर्नल एजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको रेस्ट का एग्जांपल दे दिया। उसी तरह से मान लो मैं मोशन का कोई एग्जांपल, तो जैसे मान लो हम लोग का, जैसे लेट्स से आप किसी व्हील है, मतलब कोई चक्का है, ठीक है, वो चक्का घूम रहा है इधर, इस डायरेक्शन में इधर से घूम रहा है ना, यहाँ पे रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब सीधा जा रहा है। तो कुछ देर बाद आप देखोगे यार कि आप लोग इसे सिर्फ ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये कुछ देर के बाद रुक जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन मान लो नहीं होता, इसका कोफिशिएंट ऑफ, अब सारी चीजें भी आएंगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सब आगे आएगा, बट अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो होता तो बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, गारंटी है कि यहाँ पे एक बॉल रोल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v रहती और कुछ देर बाद भी इसकी वेलोसिटी v ही रहती, ठीक है, v। लेकिन अभी के केस में क्या होता है, v इक्वल टू जीरो जाता है, क्योंकि इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स हर सेकंड काम कर रहा है, वो क्या है बच्चों, फ्रिक्शन, ठीक है। दिस एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज फोर्स, ठीक है। समझ में आया, बहुत सही है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग का लॉजिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, समझ में आया। उसी तरह से मैं अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, काफी हम लोग के पास अब इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे इसको कॉन्सेप्ट को ले जाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं थोड़े मोमेंटम की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है, एक लाइन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे बच्चों लीनियर मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम क्या होता है, देखो अब मोमेंटम पे आते हैं बच्चों। मोमेंटम क्या होता है कि बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। कहने का मतलब एग्जांपल में आप लोग थोड़ा सोचो, लेट्स से मान लो एक चींटी है, ठीक है, एक मान लो एक एंट है, ठीक है, वो लेट्स से बहुत स्पीड में जा रहा है, लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक केस 1 में के साथ में केस 2 बताऊं कि लेट्स से मान लो एक बहुत भारी लेट्स से हाथी है यार, ठीक है, मतलब मैं इसको एनीवे आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। तो मैं इसे ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये हाथी है, तो ये क्या है यार, ये जो है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेट्स से विद मे बी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो टहल रहा है, राइट। तो ये बेसिकली अगर आप लोग इस एंट को देखो तो इसका जो मोशन का क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो क्या है, कुछ है ना, और इसका भी क्वांटिटी ऑफ मोशन कुछ है। तो ऑब्वियसली एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत कम है और इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कहने का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का एक चींटी कितना होगा यार, लेट्स से 1 ग्राम का होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग का एक हाथी है वो तो हजारों किलो का होता है, लेट्स से वो 5000 kg का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। एक मैं आपको रैंडम एस्टिमेट दे रहा हूं, तो इस बंदे का जो जो एंट है इसका मोमेंटम हो जाएगा कम, है ना, इसका मोमेंटम इज लो, ठीक है। और इसी तरह से मैं इस हाथी की बात करूं तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम हाई है, क्यों, क्योंकि इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो ही लो है ना, इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ही लो है, इसलिए इसका मोमेंटम लो है, और इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन हाई है, इसका मोमेंटम हाई है, ठीक है। तो बेसिकली यही हम लोग का ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। और मैं इसके अगर डेफिनेशन देखूं तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बेसिकली क्या होता है कि, ठीक है, जैसे आपके डेफिनेशन में देखा हम लोग ने, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, और इट इज डिफाइंड एट लेट्स से p वेक्टर से हम लोग नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों, m into v होता है, ठीक है। आप लोग ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा।
नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हम तो आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि हम लोग 0 लेवल से लेकर के जाएंगे ऊपर तक। तो अभी क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है, डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मान लो उस ऑब्जेक्ट की मास 1 ग्राम है, उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, तो m इंटू वी कर सकते हैं हम लोग। उसी से मान लो किसी हाथी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी मास 5000 kg, इसकी स्पीड लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी हम लोग मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, P1 और P2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, मास का यूनिट हम लोग को पता है केजी होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं इसको डायमेंशनली लिखने का ट्राई करूं तो केजी का हमको पता है m1 बोलते हैं, है ना, mlt माइनस, बेसिकली हम बात करें तो लेंथ क्या है, मीटर पर सेकंड प्लस 1 में है, और टाइम हम लोग का डिवाइड में है, mlt माइनस 1 में बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में हम लोग बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, और मैं अगर मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ में ड्रॉ करने का ट्राई करूं, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ग्राफ से हम लोग का राइट हैंड होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए यार ग्राफ कैसे दिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझना, जितना आप लोग इससे प्रैक्टिस रखोगे उतना हम लोग का सीन सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं लीनियर एक पहला केस बनाऊं जहां पे हम लोग के पास एक डेफिनेशन हम लोग के पास क्लियर है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं मास और वेलोसिटी का मैं लेट्स से ग्राफ बनाऊं और मैं बोल दूं कि मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, तो मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, ये केस 1 है, यानी mv का प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो mv का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, बेसिकली अगर हम लोग का m x एक्सिस में है, v हम लोग का y एक्सिस में है, तो xy इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द ग्राफ। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टिपिकल केस है। ठीक है, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, अभी स्टार्टिंग में जानने के लिए बस आप लोग ये टर्म याद रखो, उससे ज्यादा हम लोग को इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं आप लोग को बता सकता हूं। ठीक है, बस आप लोग को नेचर ऑफ कर्व पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कितने बार ये एक लाइन में पूछ देता है कि विच टाइप ऑफ कर्व इट इज व्हेन द मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो वो क्या है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब मैं केस 2 क्या करूंगा, केस 2 में करूंगा लेट्स से मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, मास को कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ बना देंगे, लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बच्चों, P इज इक्वल टू mv है, हम लोग का P क्या है, y एक्सिस में है, y इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हम लोग का x एक्सिस में। ठीक है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, मतलब y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है यार, कुछ ऐसा दिख जाएगा, है ना। उस तरह से मैं तीसरा केस बनाने का ट्राई करूं जहां पे मैं थर्ड, मैंने क्या बताया, मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट रख लिया, मास को कांस्टेंट रख लिया, थर्ड में बोलता हूं यार कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, मैं ग्राफ बना पाऊंगा P वर्सेस M का। तो अगेन P इज इक्वल टू mv है, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू x इंटू c, है ना, y इज इक्वल टू cx, y इज इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन का अगेन इक्वेशन है, तो हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हम लोग ने ग्राफ्स ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सीख लिया, जो कि बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए यही मोमेंटम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोग इनर्शिया सीखे थे, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोग ने इनर्शिया सीखा था, तो उसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम सीखे थे, मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसमें हम लोग ने सीख लिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता रहा है कि अगर डेफिनेशन पढ़े तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, बहुत क्लियर एक लाइन का है इसका डेफिनेशन, कि ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसको एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड है, पहला है हम लोग का रेट, दूसरा है हम लोग का चेंज, तीसरा है हम लोग का मोमेंटम। पीछे से देखो, अगर मैं मोमेंटम का चेंज देखूं तो मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1 हो जाएगा, है ना। उसका मैं रेट देखूं, रेट मतलब सिंपली टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का चेंज का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं इस क्या करता हूँ यार, मैं इसको बाकी सब चीज ऐसे लिख देता हूँ, P2 माइनस P1 को डेल्टा P कर देते हैं, और टाइम को हम क्या कर देते हैं, डेल्टा T कर देते हैं, तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाता है। तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग टर्म्स में हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। बस यही है बच्चों हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत आसान है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को मान लो मोमेंटम का चेंज पता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हम उस एक्सटर्नल फोर्स के
बराबर होगा और इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जहां पे डेल्टा पी की वेक्टर जाएगी वहां पे फोर्स की वेक्टर जाएगी। सिंपल वही बात है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जहां पे फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम लोग का बुक ही रखा हुआ है 1 kg का, ठीक है, उसको उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये इसकी मोशन इस डायरेक्शन में होगी, तो ऑब्वियसली इसका फोर्स यहाँ है, तो लीनियर डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इसी तरफ है। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम लोग एक और काम कर सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू, अगर मान लो डेल्टा टी बहुत छोटा है ना, डेल्टा टी बहुत छोटा है, लेट्स से यहाँ पे डेल्टा टी 1 सेकंड है, तो हम लोग ने ऐसे लिख दिया, लेकिन डेल्टा टी मान लो तुम 0.1 सेकंड हो, या इनफैक्ट और छोटा हो 0.01 सेकंड, या और बहुत छोटा हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेल्टा टी कन्वर्ट्स टू dt हो जाता है, ठीक है, dt हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बस तरीका है, कैलकुलस में तरीका है। तो उसी छोटे टाइम के चेंज के लिए हम लोग क्या है, मोमेंटम चेंज छोटा होगा, तो F प्रोपोर्शनल टू dp by dt होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, F इज इक्वल टू k इंटू dp by dt हो जाता है, बस हो गया, है ना, ये हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक और इसको एक्सपैंड कर देते हैं यार, क्योंकि इसका मैं इसलिए करूंगा क्योंकि हम लोग को मोमेंटम का फॉर्मूला पता चल चुका है। तो हम लोग ने बताया सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू k इंटू dp बाई dt, है ना, और हम लोग को p क्या पता है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो dp बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग साइड में कर रहे हैं, dp बाई dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, तो dp बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मानते हैं यार कि मास हम लोग का कांस्टेंट रहता है, तो अगर किसी कांस्टेंट चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो बाहर निकाल देंगे इसको, मतलब प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो m इंटू dv बाई dt, और dv बाई dt तो हम लोग ने काइनेमेटिक्स में हम लोग हीरो बन चुके हैं यार, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, k इंटू ma, ठीक है, k इंटू ma, ठीक है, k इंटू m इंटू a, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग SI यूनिट में से दैट कि SI और CGS यूनिट में, ये सब क्या है बच्चों, ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग ने देखा था कि इट इज अ वे टू प्रेजेंट यूनिट्स। ठीक है, तो SI और CGS यूनिट में क्या होता है, k की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए फोर्स का जो इक्वेशन है वो चढ़ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यार इसी में आपका 100 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना तो ये जरूर रखना है, फिजिकल टू ma, इसको हम लोग अगेन एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, मन करे तो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में देखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये क्लियर है। तो जैसे मान लो हम लोग के पास दो एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस है, तो हम लोग इसको हर डायरेक्शन में लिख सकते हैं, fx क्या हो जाएगा m इंटू ax। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो स्केलर है यार, है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा x डायरेक्शन में, मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, या मैं फोर्स इन y डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो मास इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। अब लेट्स से मान लो हम लोग को तीन एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z एक्सिस भी मान लेते हैं, तो फोर्स इन z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ z डायरेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग फोर्स के बारे में जान लिया हम लोग ने, तो इसके हम लोग थोड़ा सा यूनिट ऑफ फोर्स भी देख लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है यार, देख लो, फोर्स मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग ने v माइनस यू बाई टी देखा, तो v माइनस यू बाई टी क्या, बेसिकली मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड बेसिकली यूनिट तो वही रहेगा ना, अगर दो चीज को सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो मीटर पर सेकंड बाई सेकंड क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस सेम टू सेम यहाँ पे कर देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का हम लोग का यूनिट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ओनली द यूनिट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर डायमेंशनल इक्वेशन में ट्राई करूं लिखने का, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो केजी का हम लोग को पता है वो मास का यूनिट है ना, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, एम एल टी, टी क्या है, एम क्या है हम लोग का मास है, एल हम लोग का लेंथ है, और टी हम लोग का टाइम है, राइट। तो केजी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मीटर हम लोग का लेंथ का यूनिट है तो एल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है मतलब टाइम स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो मतलब डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लाओगे तो -2 हो जाएगा। ये बच्चों हम लोग का, आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोग को आने वाले जगह में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसी लेट से हम लोग इसको निकालें, तो फोर्स का मैं यूनिट बताऊं तो ये हम लोग को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो इसी को हम लोग एक इक्विवेलेंट यूनिट नाम देते हैं। जैसे मान लो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब न्यूटन क्या होता है, बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक और तरीका है लिखने का। ठीक है, मतलब इतना लंबा कौन लिखेगा, इसलिए इन्होंने न्यूटन को एक तरह से क्रेडिट देने के लिए, उसके लिए यहाँ पे इसका नाम का सिंबल डाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स भी mlt-2 हो गया।
ठीक है। तो अगर मैं अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे वापस आऊं तो मुझे पता है यार कि लेट से मान लो हम लोग के पास पीटी का ग्राफ है ना, पी और टी का ग्राफ है। तो बच्चों पी और टी मतलब मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो मान लेट से यार उसकी कोई नेचर है, लेट से ये ऐसा दिखता है मोमेंटम वर्सेस टाइम। तो मैं इसका यहाँ पे स्लोप निकालूं, स्लोप निकालने के लिए मैं टेंजेंट डाल दूंगा। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसको आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, डीपी बाई डी टी ही होता है, बेसिकली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना, चेंज ऑन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, राइट। तो ये क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है। और डीपी बाई डी टी अभी यार सेकंड लॉ फॉर्मूला में पढ़ा, वो होता है फोर्स के बराबर। मतलब अगर आपके पास को मोमेंटम वर्सेस टाइम की ग्राफ पता है तो आप वहां पे टेंजेंट डाल के आराम से बच्चों फोर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइम इंस्टेंट पे ऑब्वियसली टेंजेंट क्या होता है, कर्व को सिर्फ एक बार टच करता है, एक पॉइंट पे टच करता है, वो टाइम एक इंस्टेंट पे करता है। तो वो क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम। मतलब इस टाइम इंस्टेंट पे अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आपको टेंजेंट डाल देना है। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये टाइम t1 है तो इसके लिए रिस्पेक्ट में लेट से मोमेंटम p1 है। क्लियर बच्चों, आई थिंक हम लोग को बहुत समझ में आ रहा होगा यार। हम लोग का आज का लास्ट चीज पढ़ेंगे यार इंपल्स के बारे में। ठीक है, इंपल्स होता है बेसिकली डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विद द फोर्स एक्ट्स। मतलब फोर्स एंड टाइम इनका प्रोडक्ट है बस। ठीक है, मतलब इंपल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, बेसिकली एफ इंटू टी होता है। तो अगर फोर्स इंटू टाइम हो जाए तो हम लोग का इंपल्स हो जाता है। अगर आप लोग उसको थोड़ा समझना चाहो कि होता क्या है, कि इंपल्स होता है कि वेरी हाई मोमेंटम। कहने का तो थोड़ा समझ सकते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो हम लोग को एफ का पता है यार। एफ हम लोग ने जस्ट सीखा, वो क्या होता है बेसिकली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना। ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अभी सीखा था और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ऑब्वियसली लेट से डेल्टा टी के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से टाइम से टाइम कट जाएगा। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, हम लोग m इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एम वी माइनस एम यू। ठीक है, इन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, तो एम वी माइनस एम यू कर सकते हैं। तो ये पी टू माइनस पी वन भी हम लोग का बन सकता है, जहाँ पे P2 और P1 क्या है, फाइनल एक्सेल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो इंपल्स का जो डायरेक्शन क्या होता है, इंपल्स का अगर मैं डायरेक्शन बात करूं तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को एक ही वेक्टर दिख रहा है, फोर्स वेक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को इंपल्स का वेक्टर दिख रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इंपल्स भी हम लोग का आराम से निकल गया। ठीक है, यूनिट में बात करूं, यूनिट की बात कर लेते हैं यार, इतना चीज देख रहे हैं तो ये भी देखेंगे। इंपल्स का यूनिट देखेंगे यार, इंपल्स क्या, फोर्स। अब हम लोग ने जस्ट जाना फोर्स का क्या होता है बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड कर देंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो हम लोग केजी को लिख सकते, बेसिकली क्या बच गया, केजी मीटर पर सेकंड बच गया है ना, केजी मीटर पर सेकंड। तो एम एल और टी माइनस वन हम लोग का इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मैं एक और काम कर सकता हूँ यार, मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कर सकता हूँ और ये टाइम को हम लोग टी ही रह देते हैं। न्यूटन सेकंड भी हम लोग का एक पॉपुलर यूनिट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि यार जैसे मैं थोड़ा सा फ्री फॉल का बताऊं, जैसे लेट्स से कि मैं आपको ये इंपल्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लो इंपल्स है कि मतलब बहुत जोर का झटका, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, ठीक है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। ठीक है, मान लो कोई क्रिकेटर है, वो कोई कैच पकड़ रहा है, बॉल को कैच पकड़ रहा है। तो आप लोग नोटिस किए होंगे यार कि वो क्या करता है ना, वो करता है भाई कि लेट्स से वो ये यहाँ पे हम लोग का एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसके पास एक दूर से एक बॉल आई, तो वो क्या करेगा, इस बॉल को यहाँ पे कैच नहीं करेगा, इसको कैच करने के साथ साथ अपना जो हाथ है वो भी थोड़ा सा पीछे ले जाएगा। ठीक है, तो हाथ को वो पीछे ले जाएगा। हाथ को पीछे ले जाने का एक साइंटिफिक फिजिक्स में एक रीजनिंग है यार। फिजिक्स में रीजनिंग ये है कि ये बहुत हाई फोर्स से बेसिकली इसके हाथ को हिट करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो सभी नहीं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बहुत जोर से फोर्स से हिट करेगा तो क्या हो रहा है कि इसका मान लो बहुत एक झटके में पकड़ ले तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इंपल्स क्या होगा, बेसिकली ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर काम करूं कि ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट से टाइम ज्यादा रखूं, मतलब ये भाई मतलब ये बंदा क्या करेगा, हाथ को पीछे ले जाएगा। तो पीछे ले जाने से क्या होगा, बेसिकली जो डेल्टा टी है वो हम लोग का बढ़ रहा है। डेल्टा टी बढ़ रहा है ना, इसका सिंपली मतलब ये है कि आप लोग मान के चलो कि इसका जो एवरेज फोर्स है
वो घट जा रहा है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम तो वही है ना, चेंज इन इंपल्स क्या है, इंपल्स मैंने आपको जस्ट बताया mv माइनस mu, यानी m into v माइनस u। मतलब अगर उसी मास के लिए फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वही है, जैसे मान लो लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड से वो बॉल आ रहा है और वो लास्ट में उसको जीरो कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है, और उसकी मास कितनी है, मास फिर भी मान लो यार, मास तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 100 ग्राम का बॉल है, तो उसकी जो इंपल्स है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। मतलब वो तो टाइम और फोर्स के इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये हम लोग का जो अगर कुछ कांस्टेंट नंबर है, अगर मैं इस डेल्टा टी को बढ़ा दूं, मतलब रिएक्शन टाइम को बढ़ा दूं, इंस्टेड ऑफ मैं तुरंत कैच पकड़ने को जाए इसको लंबा कैच पकड़ूं, मतलब उसको पकड़ के पीछे ले जाऊं, तो फोर्स क्या ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, एवरेज फोर्स कम हो जा रहा है, मतलब वो हाथ में आराम से आएगा, दर्द कम करेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट्स ऑल अबाउट इंपल्स। आई थिंक हम लोग ने आज के क्लास में बहुत अच्छी चीजें सीखी। हम लोग क्विक रिकैप करेंगे ताकि आप लोग का क्लियर हो सके। बच्चों हम लोग ने फोर्स और इनर्शिया पढ़ा आज की। फोर्स क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज इट, पुश एंड पुल नेचर, एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं। इनर्शिया क्या बोलते हैं, बेसिकली इट्स अ टेंडेंसी टू अपोज रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस टू एनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जाना यार, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट ओनली, if it is in motion it will be having a tendency to be in motion only, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जाना कि यार क्वांटिटी ऑफ मोशन, यार उस बंदे के पास क्वांटिटी कितना है उसको डिफाइन करते हैं, p इक्वल टू m into v। न्यूटन सेकंड लॉ जाना कि हम लोग का जो dp by dt होता है वो प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, इसको हम लोग डिराइव करके f इज इक्वल टू ma निकालो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनीवेयर। इंपल्स भी जाना है कि यार बेसिकली इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज डिफाइंड एज हम लोग का फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है, एफ इनटू डेल्टा टी, ठीक है। मतलब अगर बताएं तो कितने टाइम पीरियड में वो भाई उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इट्स लाइक अ झटका, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करें तो m इंटू वी माइनस यू चढ़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये मोमेंट हम लोग का इंपल्स फिक्स है तो टाइम हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि फोर्स घट जाए, इसका इंपैक्ट घट जाए, ठीक है। इसके साथ बच्चों वीडियो एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।